हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के नोट्स और उसी के साथ एनसीईआरटी के सॉल्व सॉल्यूशन भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और जब भी हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन वीडियो से, तो आप ट्राई करें कि आप अपने साथ एक बुक या फिर नोट्स को ही कॉपी करके रखें या सामने निकाल के रखें, जिससे कि आप उनसे देख के और वीडियो से भी सुन के पढ़ सकें। तो ये एक मेरी तरफ से टिप थी। तो चलिए फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें सबसे पहले हम मैटर के बारे में ही पढ़ते हैं। तो मैटर एक एक्चुअली होता क्या है? मैटर एक ऐसी चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका मास होता है, या साइंटिफिक लैंग्वेज में एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। पर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो जो चीज जिसका कुछ वजन हो या मास हो और जो जगह घेर रही हो उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि एक स्टोन है, उसका मास है और वो थोड़ी सी जगह भी घेरा है, उसका वॉल्यूम भी है, तो वो एक मैटर है। लिक्विड है, पानी है, वजन होता है, मास होता है और जगह भी ऑक्यूपाई करता है, वो भी एक तरह का मैटर है। पर क्या एयर मैटर है? एयर जो कि स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, पर उसका मास बहुत ही कम होता है, पर होता तो है। तो एयर भी एक तरह का मैटर है हमारे पास। तो मैटर का कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर है। अब मैटर बना किससे होता है? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। अब ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इनको हम देख नहीं सकते, पर इनके बारे में पता कैसे लगा सकते हैं, उसके लिए हम एक इजी सी या छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं। हम एक पानी का ग्लास ले सकते हैं, उसमें 2 ड्रॉप इंक की, 2 या 4 ड्रॉप इंक की डाल सकते हैं थोड़ी सी, जिससे कि वो इंक के कलर में आ जाएगा, ब्लू ब्लैक जो भी कलर इंक का होगा। उसके बाद उसी ग्लास में से अगर हम थोड़ा सा पानी और लें, उस ग्लास से निकालें और दूसरे ग्लास में डाल दें, तो उस ग्लास का कलर भी इंक कलर जैसे ही हो जाएगा पानी का। उसमें से भी ले तो ऐसे इस प्रोसेस को हम 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं। तो इससे पता लगता है कि 2 ड्रॉप इंक में ही इतने सारे पार्टिकल्स थे जो कि इतने सारे ग्लासेस को कलर कर सकते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। अब इसी के साथ इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होती हैं, जिनको अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जगह होती है। अब जगह कैसे पता लगे? मान लो एक सॉलिड ब्रिक है, अब तो वो तो इतनी सॉलिड है, उसमें कैसे जगह हो सकती है? तो उसके एक एग्जांपल से हम पता लगा सकते हैं। मान लो ये एक बकेट है और टेनिस बॉल्स है हमारे पास, जिनको हम एटम्स की तरह कंसीडर करेंगे। ये टेनिस बॉल्स हैं, यह पार्टिकल है किसी भी चीज के। जैसे जैसे इसको फिल करते जा रहे हैं, थोड़ी देर में इस पूरी उसको फिल कर देंगे। पर क्या इसने पूरा कंप्लीटली फिल कर दिया इसको? अगर हम इन बीच के बीच में देखें तो ये स्पेस, ये जो खाली स्पेसेस है, ये क्या है? यही वो स्पेस है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में भी होते हैं। इसी से हमको पता लगता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। इवन अगर पानी के ग्लास में भी हम पानी लें, उसके अंदर भी स्पेस बाकी रह जाता है। वो कैसे पता लगेगा? मान लो हमने इतना पानी लिया, यहाँ तक भरा हुआ है, उसमें हमने 2 स्पून नमक डाल दिया और उसको डिसॉल्व किया, तो भी इस पानी का लेवल इतना ही रहेगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर ऑल्सो, या लिक्विड के बीच में भी स्पेस होता है और गैसेस के बीच में स्पेस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा मूव करते रहते हैं, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में चलते रहते हैं। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, एक पानी का ग्लास ले, उसमें अगर हम एक इंक की ड्रॉप डाल दें, उसको हम स्टर ना भी करें या स्पून से ना भी हिलाएं, तो कुछ ही देर में क्या होगा? वो इंक पूरे पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव हो रहे थे। और इजी एग्जांपल या और जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, खाने का एग्जांपल। जब भी हमारे घर में खाना बनता है या हमसे कहीं थोड़ी दूर पे भी कोई स्टॉल लगा हुआ है, उसमें खाना जो बनता है, उसकी स्मेल हमको काफी मीटर दूर से ही आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस गैस के पार्टिकल्स भी मूव होके हम तक आ रहे हैं।
इससे हमें पता लगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये मूवमेंट ज्यादा कम किस में होती है और किस वजह से होती है? सॉलिड में ज्यादा स्पेस होता नहीं है तो रेयरली उनके पार्टिकल्स मूव करते हैं। लिक्विड्स में स्पेस होता है तो उनके पार्टिकल थोड़े ज्यादा मूव करते हैं, पर गैसेस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मोटाइल या मूवमेंट करने वाले होते हैं। ये भी टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। अगर हम किसी गैस को गर्म कर देंगे तो उसकी मूवमेंट और ज्यादा हो जाएगी। एग्जांपल के लिए फिर से हम खाने की स्मेल ले, खाना अगर ठंडा होगा तो उसकी स्मेल हमको ज्यादा दूर तक नहीं आती है, पर अगर गर्म खाना होता है तो उसकी स्मेल हमको काफी मीटर दूर से हम तक पहुंच जाएगी, जिससे हमको पता लगता है कि अगर हम उनको गर्म कर देते हैं पार्टिकल्स को तो वो मूवमेंट ज्यादा शो करते हैं, विच मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये थी दूसरी प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या बाइंड करके रखते हैं। उसके लिए एग्जांपल हमारे चारों तरफ बहुत सारे हैं कि बोर्ड है, सॉलिड है, इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो हमको काफी फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पानी है, पानी के को भी अलग करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है कुछ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट कर रहे हैं पर थोड़े कम फोर्स से। गैसेस के पार्टिकल्स भी अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पर उनका फोर्स बहुत ही कम होता है, इसलिए हम एयर में अपना हाथ इजीली मूव कर पाते हैं क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट है। इसके बाद आती है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर होती है हमारी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीन स्टेट्स हम सभी को पता है। इनके अलावा दो स्टेट्स और होती हैं, फोर्थ इज प्लाज्मा एंड फिफ्थ इज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। इन दो स्टेट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं तीन जो मेन स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो इनके बारे में हम इनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे तो हम देख के बता सकते हैं किसी चीज को कि वो सॉलिड, लिक्विड या गैस है, पर इनके बारे में इनकी कुछ प्रॉपर्टीज से भी हम पता करते हैं। सबसे पहले सॉलिड्स, देन लिक्विड्स और लास्ट में गैसेस। सबसे पहले शेप। सॉलिड्स की शेप फिक्स होती है, जैसा कि हम देख सकते हैं। कोई आयरन का ब्लॉक हो, कोई आयरन का सामान हो, वुड का सामान हो, या ये बोर्ड हो, या ये मार्कर हो, इनकी शेप बिल्कुल फिक्स है। ये ऐसे रखें तो ऐसे ही रखे रहेंगे, ना कोई शेप में चेंज होगा ना साइज में, तो ये फिक्स शेप होती है। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, सिंपल है। एक ग्लास में अगर हम पानी लें तो ग्लास उसकी शेप में आ जाएगा पानी। अगर उसको हम फ्लोर पे डाल देंगे तो फ्लोर पे वो फैल जाएगा। अगर किसी टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब में डाल देंगे तो पानी उस ट्यूब की भी शेप ले लेगा। तो इसका मतलब इसकी शेप नॉट फिक्स। गैसेस के लिए भी सेम, गैसेस को जैसे वेसल में हम डालते हैं वैसे ही वो शेप ले लेंगे, चाहे वो टायर हो या सिलेंडर हो या कैसे भी चीज हो, तो नॉट फिक्स। इसके बाद है वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। अब वॉल्यूम होता क्या है? सबसे पहले वॉल्यूम कोई चीज कितना स्पेस ऑक्यूपाई करे उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। मान लो एक सॉलिड ब्रिक है तो वो जितना स्पेस इस रूम में ऑक्यूपाई करेगी उतना ही स्पेस एक बॉक्स में भी ऑक्यूपाई करेगी, उतना ही कहीं और पे भी ऑक्यूपाई करेगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम फिक्स है। क्या लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है? लिक्विड के बारे में हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। पर एक एग्जांपल से अगर हम देखें, हमारे पास 1 लीटर पानी है एक जग में, क्या हम उसको अगर बकेट में डाल देंगे तो वो पानी 2 लीटर या 10 लीटर या 4 लीटर हो जाएगा? नहीं, वो 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, या 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। तो इससे पता लगता है कि लिक्विड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। पर गैसेस में ऐसा कुछ नहीं है। गैसेस जितना वेसल होगा उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम में डालेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं जो हीलियम के बलून्स आते हैं, उनके लिए जो सेलर होता है वो छोटा सा सिलेंडर लाता है, तो उसमें से वो बहुत सारे बलून भरता है। क्यों? क्योंकि इस गैस को कंप्रेस करके वो भर देते हैं, तो इसकी वॉल्यूम भी नॉट फिक्स। इसके बाद है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी एबिलिटी टू फ्लो, कि कोई चीज बह सकती है तो उसको हम फ्लूइड बोलेंगे। सॉलिड्स जनरली नहीं फ्लो कर सकते तो ये फ्लूइड्स में कंसीडर हम इनको नहीं करेंगे।
लिक्विड्स बहुत अच्छे से फ्लो करते हैं, पानी को हम फ्लो करते हुए देखते हैं तो फ्लूइड्स होते हैं। गैसेस भी ऑल्सो फ्लूइड हैं क्योंकि गैसेस भी बह सकती है या फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इज द एबिलिटी टू कंप्रेस, कि किसी चीज को हम दबा के उसका साइज छोटा कर सकते हैं कि नहीं। सॉलिड्स के साथ जनरली ऐसा नहीं होता है, तो सॉलिड्स आर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, सॉलिड्स कैन बी कंप्रेस्ड। लिक्विड्स भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते इनको भी, तो लिक्विड्स भी कंप्रेस नहीं हो सकते, इसलिए इनको हाइड्रोलिक्स में जो सस्पेंशंस होते हैं उनमें यूज भी काफी ज्यादा किया जाता है कंपेयर टू गैसेस। जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स होती हैं उनके अंदर लिक्विड्स फॉर्म में कोई ऑयल या ऐसा कुछ भरा जाता है क्योंकि इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। गैसेस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए हमारे घर का सिलेंडर, उसको हम कंप्रेस करते हैं तभी बहुत सारी गैस आ जाती है, या बलून वाला जो एग्जांपल हमने लिया था, तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल। एक सॉलिड होता है जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, वो होता है फोम या स्पॉन्ज। स्पॉन्ज इतना बड़ा भी होगा तो उसको हम कंप्रेस करके छोटा सा बना सकते हैं। तो क्या ये एक्सेप्शन है? नहीं, स्पॉन्ज को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। स्पॉन्ज को जब हम दबाते हैं तो उसके अंदर की एयर को हम बाहर कर देते हैं, उस सॉलिड को हम नहीं कंप्रेस करते हैं। तो इस वजह से स्पॉन्ज भी क्या है, नॉन कंप्रेसिबल है, सिर्फ हम उसके अंदर की एयर को बाहर निकाल देते हैं, तो वो भी इस चीज को फॉलो करता है, तो वो भी नॉन कंप्रेसिबल। तो ये हमने तीनों स्टेट्स में डिफरेंस पढ़ लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि क्या ये तीनों स्टेट्स जो हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं या इंटरचेंजेबल होती है, विच मीन्स कि क्या हम सॉलिड को गैस या गैस को लिक्विड या लिक्विड को गैस या वाइस वर्सा ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू। सॉलिड को हम गैस या लिक्विड इजीली हम चेंज कर सकते हैं, एग्जांपल के लिए वाटर जो कि तीनों स्टेट्स में मिलता है, उसको हम टेम्परेचर अप्लाई करके सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी स्टेट में ला सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड अगर लिक्विड में चेंज होता है तो उसको मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। लिक्विड अगर सॉलिड में चेंज होता है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। लिक्विड अगर गैस में चेंज हो दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, एंड गैस अगर लिक्विड में चेंज हो तो कंडेंसेशन, जो कि हम बारिश के टाइम देखते हैं जब गैसेस फॉर्म में वाटर होता है और वो लिक्विड में चेंज होकर बारिश के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। सॉलिड और से गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड, which means कि सॉलिड डायरेक्टली गैस बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए या वाइस वर्सा इसमें आ रहा है, तो इसको बोलते हैं दोनों ही केसेस में सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस डायरेक्टली सॉलिड या सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। इसका एग्जांपल हम डेली लाइफ में देखते हैं, कैम्फर या कपूर की बॉल्स होते हैं जो कि हम कपड़ों में रखते हैं। उसको जब हम कपड़ों में रखते हैं या अलमीरा में रखते हैं, वो थोड़े टाइम बाद इवेपोरेट वहां से डिसअपीयर हो जाती है बिना किसी लिक्विड में चेंज हुए। तो उसमें क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से वो गैस में चेंज हो रही होती है, इसलिए इसको सब्लिमेशन। या गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी चेंज होगी तो भी उसको सब्लिमेशन। इसके एग्जाम्पल के लिए ड्राई आइस। ड्राई आइस एक्चुअल में आइस नहीं होती है, ड्राई आइस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को हम बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे ले तो वो बजाय लिक्विड में कन्वर्ट होने के डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि टेम्परेचर अप्लाई करके हम एक चीज को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही एक टॉपिक और आता है इसके पास, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, वो हीट जो हमको दिखाई नहीं देती, जो इन प्रोसेसेस में यूज हो जाती है पर उसको हम काउंट नहीं कर पाते। जैसे कि मान लो हम पानी को बॉईल कर रहे हैं, क्या पानी का बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस है या 273.16 केल्विन है। तो पानी को जब हम बॉईल करेंगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस तक आएगा और वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम अपना स्टोव या गैस तब भी ऑन रखते हैं
तो क्या उसका टेम्परेचर 101, 2, 3, 4, 5 तक पहुंचेगा? ऐसा नहीं होता है। अगर हम कभी मेजर करके देखें तो उसका टेम्परेचर तब भी 100 पे ही रहेगा। तो वो जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं अपनी स्टोव के थ्रू, वो कहाँ जा रही है? वो जा रही है स्टेट को चेंज करने के लिए, इसको वेपराइज करने के लिए। जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके गैस में चेंज हो रहा है। तो इसी हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। इसी के कारण अगर हम गर्म पानी देखें या भाप देखें तो भाप हमको ज्यादा बुरी तरह जलाएगी कंपेयर टू पानी, क्योंकि उसमें 100 डिग्री सेल्सियस है, ऊपर से उसमें लेटेंट हीट भी होती है। सिमिलर सॉलिड से अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं किसी चीज को तो उसको मेल्ट करते हैं, तो मेल्ट करेंगे तो वो भी अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के बाद रुक जाएगी। जैसे कि वाटर के लिए आइस को हम मेल्ट करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो आइस रहेगी जब तक कि वो सारी मेल्ट नहीं हो जाती। बाकी सारी हीट यूज हो रही है सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो ये लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट था और चेंज ऑफ स्टेट का कॉन्सेप्ट था बाय टेम्परेचर। एक तरह से और हम चीजों को डिफरेंट स्टेट्स में ला सकते हैं, वो है बाय अप्लाइंग प्रेशर। किसी चीज पे हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके या प्रेशर कम करके उसको सॉलिड लिक्विड गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जो हमारी एलपीजी होती है, जो हमारे गैस स्टोव्स में सिलेंडर्स में यूज होती है, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब लिक्विफाइड गैस मतलब एक ऐसी गैस जिसको हमने लिक्विड बना दिया है। तो वो कैसे होता है? अगर हम उस सिलेंडर को कभी थोड़ा सा मूव भी करके देखें तो हमको भी फील होता है कि उसके अंदर लिक्विड या पानी जैसा कुछ है, पर एक्चुअल में वो गैस ही होती है। पर उस गैस को हम इतने प्रेशर के साथ उस सिलेंडर में फिल करते हैं कि वो गैस से लिक्विड में आ जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स पास पास इकट्ठा हो जाते हैं। तो इसी की तरह हम चीजों को प्रेशर अप्लाई करके चेंज कर सकते हैं उनकी स्टेट। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। वेपराइजेशन मतलब किसी चीज को गर्म करके, टेम्परेचर प्रोवाइड करके उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाना और उसका सॉलिड गैस से लिक्विड में चेंज होना। इवेपोरेशन में भी लिक्विड गैस में चेंज होता है, पर एक छोटा सा डिफरेंस है, उसमें बॉइलिंग पॉइंट तक हमको नहीं पहुंचाना पड़ता है उसे। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं हमने एक बाउल में पानी लिया, उसको हमने गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो भाप में चेंज हो गया, दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। पर वहीं पे जब हम कपड़े सुखाते हैं तो क्या हमको अपने कपड़ों को भी 100 डिग्री सेल्सियस तक सुखाना पड़ता है या गर्म करना पड़ता है ताकि उनसे पानी वेपोरेट हो जाए? नहीं। तो वेपोरेशन यही चीज होती है कि किसी चीज का लिक्विड से गैस में चेंज हो जाना बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब ये चार चीजों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट इज टेम्परेचर, सेकेंड इज सरफेस एरिया, थर्ड इज स्पीड ऑफ विंड, फोर्थ इज ह्यूमिडिटी। ये ऐसे चार फैक्टर्स हैं जिसपे इवेपोरेशन डिपेंड करता है। इन चारों के बारे में हम एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से पढ़ेंगे, जिसके बाद अगर उस एग्जांपल को हम याद रखेंगे, जो कि ऑब्वियसली वो याद रहेगा, भी एक ऐसा एग्जांपल है जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट हमको ऑलवेज क्लियर रहेगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। अगर स्पीड ऑफ विंड बढ़ेगी तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। पर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो इवेपोरेशन डिक्रीज होगी। अब इसका एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल के लिए लेते हैं हम अपने कपड़े। जब भी हम गीले कपड़ों को सुखाते हैं तो जिस दिन ज्यादा टेम्परेचर होगा या ज्यादा तेज धूप होगी तो क्या होगा? कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो मतलब हुआ कि टेम्परेचर ज्यादा होने पे इवेपोरेशन बढ़ जाएगा।
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के लिए क्या, जब भी हम अपने कपड़े सुखाते हैं तो हम उनको फैला के सुखाते हैं। तो जो मॉम्स होती है हमारी या लेडीज होती है, वो एक्चुअल में एक साइंस यूज कर रही होती है वहां पर, ये वाली, सिर्फ उनको थियोरेटिकली नहीं यूज करना पता होता। तो सरफेस एरिया वो बढ़ा के क्या करता है, इवेपोरेशन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि कपड़े जल्दी सूखते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम अपने दूध को ठंडा करते टाइम भी देखते हैं। अगर हम बाउल में दूध को ठंडा करते हैं और ग्लास में दूध को ठंडा करते हैं, तो बीइंग मोर सरफेस एरिया इन बाउल, इवेपोरेशन ज्यादा होता है, बाउल का दूध जल्दी ठंडा हो जाता है। थर्ड है स्पीड ऑफ विंड। जब तेज हवा चलती है तो भी कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो स्पीड ऑफ विंड बढ़ी तो इवेपोरेशन भी बढ़ गया। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ जाए तो इवेपोरेशन कम हो जाता है। अब ह्यूमिडिटी होती क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर। एयर में जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी, और उतना ही मुश्किल होगा एयर के लिए उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो इसी कारण से जब बारिश का मौसम होता है तो कपड़े बहुत देर में सूखते हैं। तो इससे पता लगा कि इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ रेट ऑफ इवेपोरेशन का टॉपिक होता है खत्म। एक और टॉपिक है इसके बाद कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन जब भी होगा तो हमको ठंडक मिलती है या ठंडा फील होता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम अपने पाम पे एसीटोन डालते हैं, अगर एसीटोन यानी जो थिनर होता है उसको अगर हम अपने पाम पे डालें तो हमको ठंडा ठंडा फील होता है, और थोड़ी देर में वो थिनर जो है वो डिसअपियर हो जाता है, एसीटोन डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्यों और ठंडा क्यों लगता है, उसी के बारे में हम अभी पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है साइंटिफिकली कि सरफेस से जो पार्टिकल्स होते हैं पानी के या एसीटोन के, वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और हीट एब्जॉर्ब करके वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी से हीट निकल रही है तो ऑब्वियसली हम ठंडा फील करेंगे, या किसी चीज से हीट निकाल देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। इसलिए हमारे पाम पे या हाथ पे ठंडा फील होता है जब भी हम एसीटोन डालते हैं। इसका डेली लाइफ में एग्जांपल है कूलर। डेजर्ट कूलर के जो मैट्स होते हैं या जालियां होती हैं, वो पानी इन पे इसलिए चलता है कि जब पानी वहां से इवेपोरेट होता है तो वो पानी हवा को ठंडा कर देता है। इसलिए आप कभी भी देखेंगे, चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे सर्दी का हो, चाहे कैसा भी हो, जब तक कूलर 1-2 घंटे चल जाता है, थोड़ी देर चल जाता है, उसके अंदर का पानी चाहे गर्मी हो थोड़ी देर में अपने आप ही ठंडा हो जाता है। एक हम इस चीज से रिलेट कर सकते हैं फीवर को। जब भी हमें फीवर होता है तो हमारी बॉडी बहुत गर्म हो जाती है, पर एक्चुअल में हमको ठंड लग रही होती है। तो ये उल्टा सिस्टम कैसे आया, बॉडी गर्म है पर हमको ठंड लग रही है। वो इसी कारण से आता है क्योंकि बॉडी हमारी हीट रिलीज कर रही है, एक्स्ट्रा हीट हमारी बॉडी रिलीज कर रही होती है, जिसके कारण से हमको अंदर से ठंड लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी से हीट जा रही होती है। एक और एग्जांपल जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में भी, अर्दन पॉट। अर्दन पॉट यानी मटका। मटके के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि पानी इवेपोरेट होता है, और अगर पानी इवेपोरेट हो गया तो मटके का अंदर का हीट अगर निकल गई तो अंदर का पानी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगा कि इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। एक और एग्जांपल, जो समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स भी बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, और उनसे जब स्वेट इवेपोरेट होता है तो हमको ठंडा फील होता है। तो यहीं पे टॉपिक इवेपोरेशन का खत्म होता है, जिससे कि काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद जो मैंने चैप्टर के बीच में बोला था कि 2 फॉर्म्स और होती है, सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा, एंड लास्ट इज BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा गैस और लिक्विड की इंटरमीडिएट एक तरह की फॉर्म है। इसको हम यूज भी करते थे LCD लिक्विड क्रिस्टल डायोड, जो कि हमारे टीवीज आते थे, जिनको आजकल ओवरटेक कर लिया LED में। तो LCD में क्या होता था, 2 स्क्रीन्स होती थी, उनके अंदर हम प्लाज्मा फिल करते थे, और उस प्लाज्मा से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो डिफरेंट हमको कलर दिखाई देते हैं, जिसके कारण से हमको टीवी में इमेजेस दिखती थी। प्लाज्मा और दिखती है स्टार्स में और हमारी फ्लोरोसेंट लाइट्स में। तो ये प्लाज्मा के कुछ एप्लीकेशंस थे। इसके बाद लास्ट है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनकी स्टडीज को फर्दर फॉलो करते हुए आइंस्टाइन ने BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को डिस्कवर किया। वो एक ऐसी फॉर्म होती है जो बहुत लो डेंसिटी की गैस को बहुत लो टेम्परेचर पे वो कंप्रेस करके पाई जाती है।
तो ये भी एक तरह से लिक्विड और गैस की इंटरमीडिएट फॉर्म में होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि इसके नोट्स और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, वहां से आप ले सकते हैं। इसी के साथ इसमें इंप्रूवमेंट के लिए कोई आपके सुझाव है या कोई ऐसा टॉपिक जो आप समझना चाहते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं किसी वीडियो के थ्रू। और आपके सजेशंस हमेशा वेलकम है। आपके सपोर्ट और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।